आज एक महत्वपूर्ण अध्याय पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चीटिंग और फॉर्जरी से। पहले सेक्शन थे 420, सेक्शन 467, 468, 471 आईपीसी। अभी हो गए हैं धारा 318, 338, 340 बीएनएस। देखो, जब भी कंप्लेनेंट जो है केस फाइल करेगा ना, तो उसकी एक डार्क साइकोलॉजी है। उसको ऐसा फील होता है कि ही इज़ बीइंग चीटेड बाय यू। पता नहीं ऐसा क्यों फील करता है। बेसिकली आप एक काम करना, एक चीज़ पढ़ना, आपको मैं लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मिस्टर जेम्स विलियम है, उनकी किताब है डार्क साइकोलॉजी। उसमें एक बात लिखी गई है कि हर एक आदमी जब लड़ने में अक्षम हो जाता है तो अपने आप को इमोशनली वो वीक रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी जो है इस पर तरस खाए, उसकी बात को माने और सोसाइटी को जो है मैनिपुलेट कर सके और सोसाइटी के माध्यम से आपको जो है कर सके मैनिपुलेट। तो ये जो परिवादी है, ये कैसे करता है मैनिपुलेट? बिफोर कोर्ट जाएगा, आंसू बहेगा। बिफोर पुलिस जाएगा, आंसू बहेगा। बिफोर एडवोकेट जाएगा, आंसू बहेगा। ये शो करता है मैं तो हारा हुआ हूँ और मुझे जो है सहारा चाहिए। आई एम फीलिंग बीइंग चीटेड। खैर, जो भी है, पुलिस की भी अपनी जो है साइकोलॉजी है। अब पुलिस क्या करती है? इस परिवादी का साथ देने के लिए इस परिवादी का रोल ही ऑक्यूपाई कर लेती है। ड्यूटी क्या है पुलिस की? टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स, बट बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द प्रॉपर वे। करती क्या पुलिस? एक प्राइवेट एजेंट का जो है रोल ऑक्यूपाई कर लेती है इसका साथ देते हुए। सबसे पहले पुलिस जो है फ़ोन करेगी आपको, हाँ जी आप बोल रहे हैं, हम पुलिस से बोल रहे हैं, आप जो है थाने आ जाएं, आपको साहब याद कर रहे हैं। या जो ये कंसर्न परिवादी है, इसके पैसे ले लिए आपने, कब लौटा रहे हो? एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इवन डिफरेंट हाई कोर्ट की भी जजमेंट है कि जो कंसर्न पुलिस है वो रिकवरी एजेंट का रोल ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑक्यूपाइंग द रोल ऑफ द एजेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। तो ये किससे ग्रसित है? एक रॉन्ग साइकोलॉजी से। एक ऐसी साइकोलॉजी है जो डेलीगेट करी है परिवादी ने पुलिस को। और ये काम पुलिस क्यों कर रही है? उनका एक लालच है कि अगर हम रिकवरी करा देंगे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की, तो पहले बात तो ये सिविल कोर्ट जाना इसका बच गया। इसको एडवोकेट को जो है फीस देनी पड़ी और जो कमीशन है उसमें से हम ले लेंगे, हमारे को जो है फ़ायदा हो गया। एक बात ध्यान रखना कि अगर पुलिस वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं, खासकर कांस्टेबल या एसआई या एएसआई, यही फ़ोन करेंगे आपको, सीआई फ़ोन कभी नहीं करेगा। तो करना क्या आपको? उस फ़ोन को जो है रिकॉर्ड करो। क्लियर है? बातचीत जो है करते रहो, घबराना कहीं भी नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद उसे ट्रैप करा दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, बेसिक फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, एलिमिनेट द एनिमीज। पर एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जान से मार दें या उनका हम बुरा करें। अगर वो गलत कर रहे हैं, इलीगल पाथ को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमें भी लीगल पाथवे को ऑब्टेन करते हुए प्रोसीड करना पड़ेगा। किसी को हार्म नहीं करना है फिजिकली। पर अगर आपके वो जो अधिकार क्षेत्र में जो परिधियां हैं उसमें वो इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो उन्हें बख्शना नहीं है। अगर बख्शोगे तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देंगे। क्लियर बात है। और एम्पल जजमेंट है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर पुलिस गलत तरीके से रिकवरीज कर रही है तो दे आर इक्वली लायबल। इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? एक्सटॉर्शन में, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। क्लियर है बात ये। और इसके अलावा धारा 7 पीसी एक्ट में, धारा 12 पीसी एक्ट में। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या आप ये मानते हो अभी भी हम जी रहे हैं बाबा आदम के ज़माने में? आपके पास फ़ोन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये किस काम आएगी भाई? इसका यूज़ लो। फ़ोन करते हैं, रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो। कई बार ऐसी वीडियोज़ भी आती हैं मार्केट में कि अगर आप फ़ोन रिकॉर्ड करोगे तो मारे जाओगे। फ़ोन रिकॉर्डिंग करना इल्लीगल है। देखो, धारा 5 और धारा 26 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, जो ये कह सकता है कि भई ये इल्लीगल है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो, मेथड भले ही इल्लीगल है, पर आप उससे क्या उजागर कर रहे हो? करप्शन या गलत एक्टिविटीज़ को। तो ऐसी एविडेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसे हमें जो है फॉलो करना होगा। इसके अलावा धारा 63 है बीएसए का, उसको हमें फॉलो करना होगा ताकि हम उस एविडेंस को एडमिसिबल कर सकें। क्लियर हो गया अपने को? सो देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट प्रोसीड। और पुलिस की साइकोलॉजी क्या है? आपको करेंगे ह्यूमिलेट एंड दे विल कंपेल यू टू कन्फेस। बोलेंगे सॉरी बोलो, पैसा लौटा दो। बेसिकली दे आर यूजिंग लॉ एज अ टूल। और ये उनका एक थ्रेट मैकेनिज्म है और हमें वहाँ पर इंजन ऑन करना है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो पहला वर्कआउट क्या था ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, एलिमिनेट योर कॉम्पिटिटर, एलिमिनेट योर एनिमी। क्लियर है? पुलिस के दम पर अकड़ता है परिवादी, मैं जेल पहुंचा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बांस को ही तोड़ दो। क्लियर है? बहुत जरूरी चीज़ है।
करके देखना, फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात ये है कि आपको डर क्या होता है कि अगर एफआईआर हो गई तो अरेस्ट कर लेगी पुलिस। देखो, अरेस्ट तब होते हो कि जब आप उल्लंघन कर रहे हो धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बीएनएसएस का। मीन्स कि पुलिस की उपस्थिति में आप कर रहे हो संज्ञा अपराध कारित। भाई अपराध तो कारित हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है। यहाँ आप गवाहों को डिसअपियर कर रहे हो, टेम्पर कर रहे हो, एविडेंसेस को जो है डिसअपियर कर रहे हो, या आप भाग सकते हो। क्लियर है बात। ये जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं उसके तहत गिरफ्तारी पॉसिबल है, पर गिरफ्तारी से पहले कारण भी लिखने होंगे। पर पुलिस क्या करती है, कई बार थाने आ जाओ, हमें बैठाती है, जलील करती है ताकि ह्यूमिलेशन हम सहन करें, और वो अप्लाई करते हैं डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन ताकि हमें जो है अरेस्ट कर सकें। घबराने का नहीं है। जब भी आप थाने जा रहे हैं अकेले ना जाएं, जो आपके विधिक सलाहकार हैं जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं उन्हें साथ में लेके जाएं, ताकि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको मॉनिटर कर सकें, वो उसको ऑब्जर्व कर सकें और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कंसर्न कोर्ट को जो है कर सकें, जो कि लीगली परमिसेबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर है। और धारा 38 है बीएनएसएस का, जिसमें आपको एक अधिकार है वर्कआउट करने के लिए। एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये परेशान करेंगे तो आप इनको नोटिस दो थ्रू एडवोकेट। इवन आप इन पर्सन भी नोटिस दे सकते हैं विद अ रिक्वेस्ट कि हमें धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का नोटिस दिया जाए, और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, क्योंकि 41A सीआरपीसी पहले था, उसमें थी लिमिटेशन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट की। जब ये धारा पढ़ेंगे इसमें कोई भी लिमिटेशन इस तरह के का नहीं है। तो इसका मतलब जो मैटर फॉर्जरी के हैं, चीटिंग के हैं, उनमें भी नोटिस जो है दे सकते हैं। अगर ये नहीं दे रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं, जस्ट गो फॉर क्वेश्चनिंग एंड फॉर एंटिसिपेटरी। पर वहां जाने से पहले अपना एक प्रॉपर जवाब दें पुलिस को, ये स्पेसिफिक करें कि एफआईआर में जो एलिगेशन है वो फॉल्स क्यों है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तगड़ा खेल है अकाउंटिंग का, उसको फॉलो कर लो। इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई नहीं बताएगा आपको। भाई बेसिकली होता है क्या, किसी से आपने उधार लिए मान लीजिए 20 लाख रुपए। क्लियर है। अब पैसा आपने लिया और वो डूब गया क्योंकि आपने किसी और को दिया। अब ये दिया लिया कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ये मुँह जमाने बताओगे, पुलिस सुनेगी नहीं। पर हम मास्टर कर सकते हैं अपने आप को इन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि हमने कैश कहाँ से ड्रॉ किया, ऑपरेशन से। ऑपरेशन मीन्स जो आप काम कर रहे हो उससे, या फाइनेंस से, या बेसिकली इन्वेस्टमेंट से। आप किससे पैसा उधार ले रहे हो, तो बेसिकली ये फंड कहाँ से आएगा, फ्रॉम द फाइनेंस। मान दो 20 लाख की एंट्री, फिर दिखाओ खर्चे मैंने कहाँ का खर्च करा उसको, जिन जिन को आपने दिया उनके रूट बना दो उसमें। क्लियर हो गया बैठ के, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो कुल मिला के हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्रिमिनल डिस्प्यूट को एक सिविल डिस्प्यूट में। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ईजी। अब तो जब ये बन जाएगा सिविल डिस्प्यूट तो किसी रूप में केस लाई नहीं करेगा चीटिंग का। ऐसे कई मैटर हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जहाँ एफआईआर जो है क्वैश हुई है। सारा खेल है गणित का और मैथमेटिक्स का। मेरे भोले साथियों, घबराओ मत। वक्त है लड़ने का पर समझ के साथ, वक्त है आगे बढ़ने का पर साइकोलॉजी के साथ। अपनी साइकोलॉजी को सुधार लो। अगर वो हमला करें डार्क साइकोलॉजी से, तो हमें हमला करना है रिवर्स साइकोलॉजी से। ये दिमाग में सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एफएसएल के लिए भी कई बार ये लोग आपको नोटिस दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, 349 बीएनएसएस है। अगर आपको नोटिस आया पुलिस का, उस पर साइन नहीं है मजिस्ट्रेट के या कोई सील नहीं है कोर्ट की, हमें देना ही नहीं है स्पेसिफिक। क्लियर है बात। ये कोई खुदा थोड़ी ना होगी पुलिस ये। और बेसिकली इन्हें घमंड सिर्फ है अपने तारों का और सितारों का। क्लियर है बात है। और क्या है, और क्या है बताओ मुझे। और आप इनको देख के डरते हो, अरे भाई पुलिस आ जाएगी, खा जाएगी। ये चीज़ वैसी ही है, जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भाई छत में मत जाना, आ जाएगी उधर बुलाओ। और हम डरते थे और आज तक भी डरते हैं। वही डर हमारे जीवन का पार्ट बन चुका है। ये बेसिकली पार्ट एंड पार्सल बन चुका है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का। हम अभी तक कांपते हैं। हम बंद कमरे होंगे, लाइटें हो जाएगी बंद, हम कांपेंगे। हम रात को देखेंगे आहट, हम कांपेंगे। ये क्यों हो रहा है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ही हमने डिफेक्टिव कर लिया। इसलिए हमको ओवरकम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जो है राहत मिलेगी अपने को। क्लियर है बात है। तो एक बात ध्यान रखना कि इवन मजिस्ट्रेट भी जो है ऑर्डर नहीं कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के, खासकर उन पॉइंट पे जिस पे जांच करनी है पुलिस को। मींस मजिस्ट्रेट एविडेंस कलेक्शन में कोई भी योगदान अदा नहीं कर सकता। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पे कि क्या मसला है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली केस अभी रिसेंट सामने आया है, जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का, फैसला है 7 फरवरी 26 का। इसमें क्या हुआ कि एक आरोपी पे जो है आरोप थे कि इसने फंड्स को जो है गबन कर लिया, चीटिंग कर लिया और कुछ चेक्स की जो है फॉर्जरी कर दी और चेक का जो है मिसयूज किया। इस केस में एफआईआर जो है दर्ज हुई। अल्टीमेटली पुलिस ने लगा दी एफआईआर इस ग्राउंड पे कि जो की विटनेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो कोरोबोरेशन। सीजीएम ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ये स्पेसिफिक किया कि ये चेक है, इस पर स्पेसिमेन लो, जांच करवाओ और रिपोर्ट जो है सबमिट करो। इसको चैलेंज करा अक्यूज ने। उसका कहना था कि पुलिस जो है जांच कर चुकी है और मजिस्ट्रेट डायरेक्शन नहीं देगा कंसर्न पुलिस को
कि आप किस वे में जो है जांच करेंगे, किस वे में जो है एविडेंस कलेक्ट करेंगे। क्लियर है बात है? अगर इस तरह के डायरेक्शन है तो डायरेक्शंस जो है इलीगल है। क्लियर है? तो जब लॉ इतना हमारे पक्ष में है तो फिर हम क्यों घबराए हुए? इसमें क्या हुआ कि जो आदेश थे उसको रद्द कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने। क्लियर है बात है? इसलिए कानून को पढ़ो, जितना कानून पढ़ोगे उतना अपने को जो है फायदा होने वाला है। तो जो ये मैटर होते हैं फॉर्जरी के, चीटिंग के, इसमें 2 ही बेसिस काम करते हैं, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। तो आपको ये शो करना है कि मुझे कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ है। जो भी गेन है वो ड्यू प्रोसेस में। आप किससे उधार ले सकते हो? हाँ या ना बोलो? उधार लिया गया पैसा जो बिज़नेस का ऑपरेशन है उसमें लगा सकते हो, इसको कहते हैं मनी को रूट करना। और ये भी लीगल तरीका है और ये परमिसिबल है कैश फ्लो के अंदर। और जब पैसा लगा दिया अपने आगे और आगे डूब गया तो फिर आप भी क्या कर सकते हो भाई, जो डूब गया डूब गया। जब सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल डिस्प्यूट है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको केस का जो नज़रिया है, जो केस का डायमेंशन है, वही तो बदलना है और क्या है। तो इसलिए डिफेंस को रखना, पुटअप करना कोई अपराध नहीं है, पर तरीके से बात को रखो। हबड़ दबड़, एंग्जाइटी, कई बार तो मैंने देखा कि उस तो धमाधम बोलते रहते हैं, पता ही नहीं भाई क्या बोल रहे हैं। अरे वकील साहब ये हो गया, वकील साहब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई ऐसा मत करो, रीड द एंटायर केस। सबसे पहले एफआईआर को पढ़ो, पॉइंट्स को निकालो, आपका रोल क्या आ रहा है उसको देखो, सहायता लो कैश फ्लो की, प्रॉपर जो है रिप्लाई दो, जो भी आ रहे हैं इंक्रीमिनेशन उसका प्रॉपर स्पष्टीकरण क्या है उसको लिखो ना तरीके से। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स का योगदान क्या होता है इस तरह के मामलों में। दे कुड गाइड यू हाउ टू प्रोसीड, आपका डिफेंस लाइन क्या होगा, कैसे प्रोसीड करना है। अब होता क्या है कि आप जब जाते हो सलाहकार के पास में, मैंने देखा अधिकांशतः, अरे क्या करोगे जवाब दे के, सरेंडर हो जाओ, कन्फेस कर लो। भाई जो आपको ये राय दे रहे हैं आलतू फालतू की, उनसे पूछना कि मैं कन्फेस तो कर लूँगा, मैं सरेंडर पे जाऊँगा, पर क्या लॉ ये कहता है कि मुझे सरेंडर करना चाहिए, मुझे कन्फेस करना चाहिए? लॉ कभी भी ये नहीं कहता। लॉ कहता है कि अक्यूज़ जो है इनोसेंट है। इफ अक्यूज़ इज़ इनोसेंट, ही इज़ नॉट बाउंड टू कन्फेस। क्लियर है बात ये? ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको फंडामेंटल प्रोटेक्शन है फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जब ये चीज़ें हैं तो फिर क्यों घबराते हो? और सुविधाएँ कितनी आजकल आसान है। एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए देयर इज़ नो नीड कि आप उसके दफ्तर में जो है जाएँ फिज़िकली। आप वर्चुअल जो है परामर्श लो अपने लोकल काउंसिल से या किसी एक्सपर्ट से अपने एफआईआर के ऊपर। देखो जान है तो जहान है। मैं कल एक ऐड देख रहा था, रेलवेज़ ने भी इश्यू किया है। उसमें एक आदमी जो है हग रहा था पटरी पे बैठ के, आराम से हग रहा है। तो रेलवे वाले आए, भाई क्या कर रहा है? बोले मैं हग रहा हूँ। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिस चीज़ से अपना पिछवाड़ा धो रहे हो ना, ट्रेन आ गई ना, तुम पिछवाड़े से हाथ धो बैठोगे। क्लियर है बात ये? तो कहने की बात ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई हम क्यों जवाब दें या क्यों लड़ें, क्या रखा है लड़ने में, हम तो हार जाएंगे। आपकी यही नकारात्मक सोच कारण बनती है एक गलत प्रोसिक्यूशन को जिताने का। देखो प्रोसिक्यूशन वालों को तो केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, पर जवाब नहीं देना, नहीं कहना अपनी बात को, कुल मिलाकर के यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। फिर अल्टीमेटली आप जेल में होते हो या आपको सजा हो जाती है तो फिर आप पछताते हो कि साहब मैं काश डिफेंड कर लेता तो बच जाता। तो अब क्या फैसला किया आपने? लड़ना है नहीं लड़ना है? तो कुल मिलाकर के मैंने आपको हेल्प करी है एज अ फ्रेंड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कंप्लेनेंट, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पुलिस, और आपके दाव पेच क्या होंगे, कैसे बढ़ना है। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर भी कर दी है तो उनसे भी निपटना कैसे। तो वी आर रेडी फ्रॉम ईच एंड एवरी परस्पेक्टिव। तो अपनी साइकोलॉजी को आप जो है क्योर कर लो। और कहते भी है ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो अपना माइंड सेटअप सही करो। अगर माइंड सेटअप सही है तो प्रॉपर लड़ पाओगे, माइंड सेटअप सही नहीं है तो नहीं लड़ पाओगे। जमाना लाख कहेगा तुम दोषी हो, अपराधी हो। अरे क्या करना है जमाने से, क्या करना है जमाने से मुझे बताओ। जब कानून कहता है कि आप इनोसेंट हो तो क्या करेगा जमाना? इवन मजिस्ट्रेट भी ये नहीं कह सकता कि आप बेईमान हो, अपोजिट पार्टी का वकील भी नहीं कह सकता कि आप बेईमान हो, अपोजिट पार्टी भी नहीं कह सकती कि आप बेईमान हो। दे हैव टू रेस्पेक्ट द अक्यूज्ड एंड इट्स फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट आपका क्या है कि यू शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो कुल मिला करके मेरी 4 बातें आप नोट कर लो, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर खेलना है अपोनेंट से, नेवर प्ले अ लीगल प्ले इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसकी जो साइकोलॉजी उससे खेलो। बार बार वो आएगा, अरे साहब इसको जेल भेजो, इसको सजा कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। इसका मतलब उसका जो इड है उस पर हावी। मैं एक किताब पढ़ रहा था डार्क साइकोलॉजी के साथ साथ सिगमंड फ्रॉइड साहब की। उसका टाइटल यही है, इड एंड ईगो। जब किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड बेसिकली इंडिकेशन है उतावले बने का। एक छोटा बच्चा होता ना, भागता रहता है, उसको चीज चाहिए चाहिए, चीज वो ले भी लेगा, उसका क्या यूज है उसे कुछ नहीं पता, इनलॉजिकल चाइल्ड।
और वही हाल है परिवादी का, इलॉजिकल है, पैसा निकालो पैसा निकालो, अरे मैं डूब गया, धोखा हो गया हमारे साथ, ऐसा होता है क्या, मेरा पैसा चाहिए, खा गया क्यूज, खा गया तो खा गया, क्या करें उसका, क्या करें बोलो। तो आपको ऐड करना है विद सुपर मैच्योरिटी, एंग्जाइटी में नहीं आना, भागना नहीं उसकी तरफ। सबसे पहले जो उसका पिटिशन है, जो उसका रिपोर्ट है, एफआईआर, उसको पढ़ लो, पॉइंट्स निकालो, एंड विद द स्पेसिफिक मैच्योरिटी, एंड बाय हैविंग कंसल्टेशन विद द स्पेसिफिक पर्सन, विद द मैच्योर पर्सन, उसका प्रॉपर रिप्लाई दो। जरूरत पड़े तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दो, जरूरत पड़े तो जो नोटिस दे रही है पुलिस, उसका प्रॉपर रिप्लाई दो। हर एक पॉइंट का रिप्लाई दोगे तो आप ही का फायदा होगा। मुझे बताओ क्या नुकसान आपको आ रहा है। क्लियर है बात ये। तो हमें एंग्जाइटी में प्ले नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है प्ले करना है, कोई दिक्कत जो है अपने को नहीं आने वाली। क्लियर है। तो मैंने पहला पॉइंट क्लियर करा आपको, प्ले विद साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी क्या है। दूसरी बात है कि प्ले योर साइकोलॉजी। क्लियर है। तीसरी बात, जो उसकी हेल्पिंग एजेंट्स हैं, मान लीजिए पुलिस है गलत तरीके से काम कर रही है, तो वहां आपको अप्लाई करना है पॉटर्स 5 फोर्सेस, एलिमिनेट द एनिमी। क्लियर है। मींस अगर वो आपको तंग कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, पैसों की मांग कर रहे हैं, ब्राइब की मांग कर रहे हैं, इलीगल है या नहीं आप बताओ। जो चीज इलीगल है, सामना करोगे नहीं करोगे उसका, बोलो, ट्रैप करो, जाओ रिपोर्ट लिख के दूंगा, ट्रैप करो। और चौथी बात, जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करो। मोबाइल फोन का मतलब ये नहीं कि रीलें बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो फेसबुक पे, ये टूल है अपने हाथ में। जिसके हाथ में एआई का टूल है, तो समझ गया इसका यूज कैसे करना है, वो बहुत फायदे में। क्लियर है। तो इसलिए आप वादा करो, परेशान नहीं होगे, प्रोसीड करोगे और तरीके से अपने को जो है वर्कआउट करना है। ठीक है। और अपन जल्दी मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज के लिए सिर्फ इतना अपन कर रहे हैं। और इस तरह के जो मुद्दे हैं प्रैक्टिकल साइंस में, मैं आपके लिए लाता रहूंगा।